हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स प्लस रिवीजन क्लास का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेक्चर नंबर 1 जो था वो इंट्रोडक्शन था, दैट इज़ ओवरव्यू था। जनरली जो यूपीएससी 2024 का सिलेबस है उसका एक ओवरव्यू पहले मैं कंप्लीट कराऊंगा 4 या 5 लेक्चर में, एंड देन उस पर्टिकुलर टॉपिक में डीप घुसेंगे। तो लगभग 5 या 6 लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन का होने वाला है, जिसमें हम लोग कंप्लीट ओवरव्यू समझेंगे फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 2024 हमारा इकोनॉमी कैसे चल रहा है, बाकी सब एक्टिविटीज़ कैसे ग्रो हुआ, उसमें बैंकिंग वगैरह, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, सब चीज़ मैं कवर करूंगा। सो ये सेकेंड लेक्चर है, इसमें भी इंट्रोडक्शन ही होने वाला है। सो अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्रोनिक कैपिटलिज्म तक देख चुके थे हम लोग। अब स्टार्ट करेंगे हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी 1950 से कैसा रहा। हम लोग प्लान इकोनॉमिक मॉडल पे फॉलो किए, बिकॉज नेहरूवियन मॉडल है ये। हम लोगों को पता है गांधी जी का बिलीव था डिसेंट्रलाइजेशन, और नेहरू जी का था प्लान इकोनॉमी, जो कि ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट पे बिलीव करते थे। सो हम लोगों ने प्लान इकोनॉमिक मॉडल यूज़ किया। ये मॉडल यूज़ करने का दो पर्पस था हमारा। फर्स्ट इज स्कैर रिसोर्सेज, हमारे पास उस समय रिसोर्सेज काफ़ी कम थे, एंड सेकंड हमें वेलफेयर करना था। दैट मीन्स हमें जो लोग पोवर्टी है, जो लोग वल्नरेबल सेक्शन है, उनके लिए उनको अपलिफ्ट करना था। इसलिए हम लोग सोशलिज्म प्रिंसिपल एक प्लान मैनर में लाने का कोशिश कर रहे थे, जो कि सेंट्रलाइज तरीका था। मैंने ट्रिकल डाउन थ्योरी समझाया था, जो कि अपर सेक्शन ऑफ द पीपल को गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा और उसके टैक्सेस से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जो कि नीचे लेवल ऑफ सेक्शन को सपोर्ट करेगा। ये तो हमारा था, और जिसका एक ऑब्जेक्टिव था इंक्लूसिव ग्रोथ प्लस जॉब क्रिएशन। जैसे जैसे होगा जॉब क्रिएट होगा, दैट इज नेहरूवियन मॉडल। उसके बाद आ जाता है, आप देखिए यहाँ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वहाँ स्टार्ट हुआ था 1951 टू 56। प्लानिंग कमीशन का ये काम था फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाने का। सो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिए। जैसे वहाँ वहाँ पर सबसे पहले जब हमारा हमको जब आज़ादी मिला, तो सबसे पहला कंसर्न था एग्रीकल्चर, कि हमें फूड शॉर्टेजेस बहुत था कंट्री में। तो सबसे पहले हमें उससे ऊपर आना था, तो इसलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो फोकस था वो एग्रीकल्चर पे फोकस था। और एग्रीकल्चर के लिए हमें लैंड चाहिए, और उस समय लैंड रिफॉर्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि हमें लैंड रिफॉर्म चाहिए। तो पहले भी समझते हैं कि लैंड रिफॉर्म और 5 ईयर प्लान का क्या एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर चलेंगे नोट्स पे। जो हमारा 5 ईयर प्लान था, ये बनाया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। प्लानिंग कमीशन जो कि 2017 में ख़त्म हो गया। जो 12th प्लानिंग कमीशन था वो 2012 से 2017 तक चला, जो लास्ट प्लानिंग कमीशन था। इसको रिप्लेस कर दिया अदर अदर गवर्नमेंट थिंक टैंक कॉल्ड नीति आयोग। ये आप इंफॉर्मेशन के लिए है। अब देखिए प्लानिंग कमीशन का जो 5 ईयर प्लान का, ये इसका पर्पस क्या होता था। फर्स्ट होता था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड सोशल वेलफेयर, बिकॉज वेलफेयर बहुत जरूरी था उस समय, क्योंकि लोगों की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। थर्ड आप देख लीजिए, वहाँ पॉवर्टी को हमें कम करना था, पॉवर्टी काफ़ी हाई लेवल पे ज़्यादा था। एंड सेकेंड सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी था। आत्मनिर्भर भारत जो अभी भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उस समय हम लोग फूड के लिए भी PL 480 पे डिपेंडेंट थे। आप अगर कैपिटल गुड्स देख रहे हैं, मशीनरीज वगैरह है, उसके लिए भी हम लोग दूसरे देशों पे डिपेंडेंट थे। तो हमारा पर्पस था कि हम सेल्फ रिलायंस हो, क्योंकि अगर कुछ ऐसा वॉर होता है या कुछ सिचुएशन होता है, इनकेस ये कंट्री जिस पे हम लोग डिपेंडेंट हैं, अगर वो फूड देना बंद कर दे या हमें सपोर्ट देना बंद कर दे, तो इंडिया का सिचुएशन और ख़राब हो जाएगा। सो ये हमारा कंप्लीटली पर्पस था। एंड रीजनल बैलेंस ऑल्सो था उस समय, क्योंकि पार्टीशन हुआ था, तो रीजनल बैलेंस बहुत ज़रूरी था उस समय, क्योंकि स्टेटहुड का मांग हो रहा था और काफ़ी चीज़ें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी चल रहा था। तो ये जनरली प्लानिंग कमीशन जनरली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नेसेसिटी देखती है, उस हिसाब से प्लान बनाती है कि नेक्स्ट 5 ईयर क्या क्या चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे कि हमारा जो कंट्री है वो सस्टेनेबली आगे ग्रोथ होते रहे। तो ये प्लानिंग कमीशन का रिकमेंडेशन के बेसिस पे काम होता है। अब जब हम लोग फर्स्ट प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिश होने से पहले हमारा मेन कंसर्न था एग्रीकल्चर। तो उस समय हम लोगों ने सबसे पहले एक कमिटी रिफॉर्म किया, जिसका फर्स्ट एग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी, जो कि हम लोगों ने 1946 पे स्टैब्लिश किया, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ JC कुमारप्पा, ठीक है।
इन्होंने, ये कमेटी ने 4 रिकमेंडेशन दिया था। पहला रिकमेंडेशन दिया था कि जमींदारी अबॉलिशन, जमींदारी अबॉलिशन। सेकेंड रिकमेंडेशन था इसका टीनेंसी रिफॉर्म। थर्ड था सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, मैं एक एक समझाऊंगा क्या है। एंड फोर्थ था लैंड कंसोलिडेशन। क्यों ये इतना जरूरी था एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, आप समझिए। फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं जमींदारी एबोलिशन। जमींदारीज आर दोज, जमींदार वो थे जो इंटरमीडियरी थे बिटवीन मार्केट एंड स्टेट। जब जब ब्रिटिशर्स राज करते थे तो ब्रिटिशर्स का जनरली काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो वो क्या किए, जो लैंड का ओनरशिप है ना वो जमींदार को दे दिए। अब वो ओनरशिप जमींदार ले लिया, अब वो लैंड जमींदार दे देता था टीनेंट को, और वो टीनेंट कल्टीवेट करता था। और सपोज पहले समझते हैं 3 टर्म जनरली यूज होता है। जमींदार आप समझ गए, जो कि लैंडलॉर्ड और ओनरशिप होता है। 2 वर्ड यूज होगा, एक होगा टीनेंट एंड सेकेंड इज टीलर। ठीक है, टीनेंट उसे बोलते हैं जो कि जमीन रेंट पे लेता है, जो किराएदार भी हिंदी में बोल सकते हैं, जो जमीन रेंट पे लेता है और उस पर फार्मिंग, उस पर कल्टीवेट करता है। एंड टीलर है जो एक्चुअल कल्टीवेटर है। तो 2 तरीका से कल्टीवेट हो सकता है। सपोज अगर टीनेंट जमीन रेंट पे लिया और खुद कल्टीवेट कर रहा था, उस केस में टीनेंट और टीलर दोनों सेम हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टीनेंट जमीन रेंट पे लिया और किसी और से कल्टीवेट करा रहा, तो उस केस में टीनेंट और टीलर अलग अलग हो गया। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात है जमींदारी एबोल्यूशन का, मैं बात कर रहा था कि जब ब्रिटिशर्स थे तो उस समय लगभग जो रेंट होता था, आप समझिए उस समय लगभग 35% से लेकर 75% तक रेंट देना पड़ता था, वो भी ग्रॉस प्रोडक्ट प्रोड्यूस पे, ग्रॉस प्रोड्यूस पे। सपोज अगर 75% रेंट देना पड़ जाए और 25% केवल वो ग्रॉस प्रोडक्ट बचे, उसमें किसान कितना इंसेंटिवाइज हो पाएगा कि वो खुद खुद काम कर पाए। इस कारण से जमींदारी अबॉलिशन, दैट मीन्स इंटरमीडियरी, बहुत ज़्यादा जरूरी था इसे अबॉलिश करना, क्योंकि इतना रेंट लेता था। साथ ही में जो क्रॉप होता था, जो क्रॉप को बहुत ही कम दाम में खरीदता था फार्मर से और मार्केट में ज़्यादा दाम में बेचता था, ये भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इस कारण से जमींदारी एबोल्यूशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया था। नेक्स्ट आता है टीनेंसी रिफॉर्म। टीनेंट अभी बताएं, जो कि रेंट पे जमीन लेता है। अब टीनेंसी रिफॉर्म में क्या एक्चुअल प्रॉब्लम हो गया था कि टीनेंट्स लोग को पहले तो हाई रेंट पे करना पड़ता था। सेकेंड था कि जो टर्म्स ऑफ सर्विस बहुत ही खराब था, कोई सिक्योरिटी नहीं था सर्विस का। एंड थर्ड, इन लोगों के पास ओनरशिप राइट नहीं था। अगर ओनरशिप राइट नहीं है और तो इन लोग उतना इंसेंटिवाइज होकर फार्मिंग कर नहीं पाते थे। और जनरल अगर कंट्री लेवल और नेशनल लेवल पे सोचे तो हमारा मेन पर्पस था हमारा एग्रीकल्चर को बढ़ाना, हमारे पॉवर्टी को कम करना। तो ये इंडिविजुअल यूनिट्स है, तो ये टीनेंसी रिफॉर्म का जरूरत था ये 3 को कंट्रोल करने के लिए। देन सीलिंग और लैंड होल्डिंग, एक डेटा था कि 52% ऑफ द लैंड जो था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये हमें हमारा जमींदार के पास था, तो केवल 48% दूसरे लोगों के पास था। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था, तो हमें सीलिंग लगाना था। एंड लैंड कंसोलिडेशन, दैट मीन्स जो लैंड था, जो छोटे लोगों के पास, जो छोटे टीलर या टीनेंट्स के पास लैंड था, वो एक जगह नहीं था, वो बटा हुआ लैंड था। कुछ यहाँ पर है, कुछ 2 किलोमीटर दूर है, कुछ अलग अलग जगह है। तो दिक्कत क्या होता था कि जितना भी, जैसे सपोज एक लैंड यहाँ पर है, दूसरा लैंड हमारा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इरिगेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको इरिगेशन के लिए यहाँ भी सुविधा देना होगा, यहाँ भी देना होगा, यहाँ भी देना होगा। आप वॉच नहीं कर सकते एक साथ, क्योंकि वहाँ लाइव स्टॉक वगैरह भी कुछ फसल को बर्बाद कर सकते हैं। और जितना भी कल्टीवेशन का एक्टिविटी है, लेबर्स को भी ट्रैवल करना होगा, लेबर्स का भी टाइम कॉस्ट और टाइम दोनों बढ़ जाएगा। तो इस कारण से उस समय बहुत बड़ा इशू हो गया था कि ये जो लैंड था, जो ओनरशिप था, वो फ्रेगमेंटेड था, तो उसको कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी था। तो अब इसका सॉल्यूशन ये दिया गया, पहला सॉल्यूशन दिया गया कि जमींदारी एवोल्यूशन, ये नेम से ही सजेस्टेड है कि आप इंटरमीडियरी को हटा दीजिए। सेकंड, टेनेंसी रिफॉर्म में ये जो 3 प्रॉब्लम था, हाई रेंट का, आप रेंट फिक्स कर दीजिए, जो कि कुछ 20 to 25% रेंट फिक्स लगभग किया गया था ऑन द ग्रॉस प्रोडक्ट। आप टर्म्स ऑफ सर्विस, मतलब आप सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड कीजिए। थर्ड था ओनरशिप कन्फर कीजिए, मीन्स जो टीनेंट्स है, टीनेंट्स को ओनरशिप प्रोवाइड करना, दैट मीन्स कि वो अगर चाहें तो लैंड को परचेज कर सकते हैं ओनर से। पहले ये नहीं था, पहले लैंड परचेज नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वो परचेज कर सकते हैं ओनर से। सीलिंग और लैंड होल्डिंग ये था कि आप एक अगर इंडिविजुअल और एक हाउस होल्ड है तो एक पर्टिकुलर लिमिट से
आप ऊपर लैंड होल्ड नहीं कर सकते। और लैंड कंसोलिडेशन मैंने अभी बताया कि सब लैंड को अगर कंसोलिडेट कर दे, दो तरीका था, या तो आप लैंड बेच दे, कि अगर जैसे बगल वाला लैंड है, सपोज ये लैंड है, तो ये इसके बगल वाला जो लैंड है, जो भी इसका ओनर होगा, तो ये जैसे फर्स्ट है, ये सेकंड ओनर है, तो सेकंड ओनर इसको बेच देगा, तो इसके पास बड़ा पैच ऑफ लैंड हो जाएगा। या ये चीज़ हो सकता है, या ना दूसरा ये हो सकता है कि सपोज यहाँ पर है, ये फर्स्ट ओनर का है, ये सेकंड ओनर का है, तो यहाँ पर जो पैच ऑफ लैंड है, ये फर्स्ट ओनर क्या किया, इसको बेच दिया, सॉरी यहाँ से सेकंड ओनर ने मान के चलिए इसको बेच दिया, ये सेम अमाउंट ऑफ लैंड है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो यहाँ फर्स्ट का एक साथ पैच हो गया, और यहाँ फर्स्ट ओनर ने उसको ये जो एक्सचेंज किया था, इसके एक्सचेंज के बदले में अपना वाला लैंड यहाँ दे दिया, मतलब अब फर्स्ट और सेकंड के पास एक बड़ा पैच ऑफ लैंड हो गया। तो दो मेथड से, वन इज एक्सचेंज, सेकेंड इज सेलिंग, ये दोनों कंसोलिडेशन का बेसिस बन गया। लेटर ऑन इसमें बहुत सारा इशूज आया था, काफ़ी लिटिगेशन हुआ था, बिकॉज बाउंड्रीज प्रॉब्लम था। और देखिए यहाँ इशूज क्या क्या आया, जमींदारी अबॉलिशन में इशूज ये आया था कि जो जमींदार जो थे वो जनरली उनके पास पॉलिटिकल तथा इकोनॉमिक पावर उनके पास ही था, तो अब उन लोगों को इम्प्लीमेंट कराना बहुत बड़ा इशू है कि वो क्यों चाहेंगे कि अपना लैंड फॉरगोन करना। एंड सेकेंड इशू था कि ये सेंट्रल लेवल पे बात हो रहा था, और हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर है एंड लैंड है वो स्टेट लेवल सब्जेक्ट है, स्टेट लेवल सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट को लॉ बनाना पड़ता है। तो इस कारण से जितने भी रिफॉर्म्स हुए थे, हर स्टेट में धीरे धीरे करके रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए थे, एक साथ नहीं इंप्लीमेंट हुए थे। और हर स्टेट में जैसे जो सीलिंग वैल्यू है ये अलग है, और सीलिंग वैल्यू, लैंड होल्डिंग का जो सीलिंग वैल्यू कम करने के लिए लोग क्या करते थे, एक यूज करते थे टर्म कॉल्ड बेनामी ट्रांजैक्शन। इसमें क्या करते थे कि रैंडमली, जैसे जो लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे उसके नाम पे भी लैंड रख लेते थे। सपोज मेरे दादाजी हैं, तो मेरे पास है बहुत बहुत बड़ा चंक ऑफ लैंड है, तो मेरे दादाजी के रिलेटिव जिस, मतलब रैंडमली जो एग्जिस्ट नहीं भी करते थे उनके नाम पे लैंड रखा गया है। और सेकंड क्या करते थे, इन लोग ना डिवोर्स दे देते थे अपने वाइफ को, और डिवोर्स देने के बाद साथ रहते थे, क्योंकि एक रूल था कि अगर आप सेम हाउस होल्ड है तो थोड़ा पैच ऑफ लैंड और सीलिंग वैल्यू कम था, लेकिन अगर आप डिवोर्स्ड है तो जो हाउसवाइफ है, जो वाइफ है, उसके लिए अलग सीलिंग वैल्यू होगा, तो इस कारण से जो टोटल वैल्यू होता था, सीलिंग वैल्यू, वो बढ़ जाता था। तो जमींदार ने पूरा तरीका से मतलब ये एक्चुअल में सक्सेसफुल नहीं हो पाया था उस पॉइंट ऑफ टाइम में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या था, थर्ड पॉइंट, सीलिंग तो देख लिया हम लोग, और लैंड कंसोलिडेशन में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि जैसे अभी मैंने समझाया कि ये दो लैंड एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि सबसे पहले तो लीगल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, इस कारण से लिटिगेशन भी बहुत बढ़ गया था, क्योंकि डिजिटलाइज डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके कारण से बहुत सारा इश्यूज हुआ था। लेटर ऑन स्लोली रिफॉर्म करते करते ये चीज़ें हमारा क्लियर हुआ। एक आप ओवरव्यू देख लीजिए तो 1950 के अराउंड जमींदारी अबॉलिशन आप देख लीजिए लगभग हुआ था। फिर क्योंकि पॉलिटिकल विल चाहिए हर चीज़ करने के लिए, ये तो रिकमेंड कर दिया था, पॉलिटिकल विल चाहिए हमें ये चारों चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो हमारे जेसी कुमारप्पा कमेटी ने जो रिकमेंड किया था। इसीलिए पॉलिटिकल विल ना होने के कारण इसे फेस्ड मैनर में किया गया, धीरे धीरे किया गया। 50 के 60 के करीब में हम लोगों ने टेनेंसी रिफॉर्म लाया, देन 60 टू 72 में हम लोगों ने कंसोलिडेशन वाला पार्ट, लैंड कंसोलिडेशन और सीलिंग वैल्यू लेके आए। एक नेशनल लेवल पे 1972 में भी सीलिंग का रिफॉर्म हुआ था। तो ये आप डिटेल में आगे मैं बताऊंगा, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, आप एक समझिए हमारा इकोनॉमी बढ़ा कैसे। 47 में आज़ादी के बाद धीरे धीरे हम लोगों के पास क्या प्रॉब्लम आया, प्लानिंग कमीशन क्यों स्टैब्लिश हुआ, और कैसे कैसे इकोनॉमी हमारा बढ़ रहा है। इस कारण से ये 3 या 4 लेक्चर जो मैं करा रहा हूँ स्टार्टिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्लियर होगा, देन आपको जब डिटेल में घुसेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। सो हम लोग यहाँ थे, सो लैंड देख लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड इन फ्यू हैंड टू इंश्योर सोशल जस्टिस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ लैंड टू लैंडलेस। तो ये हमारा लैंड रिफॉर्म का पार्ट हो गया, क्योंकि उस समय हमें सोशलिज्म प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करना था। ये सब प्लान इकोनॉमिक मॉडल का पार्ट है। एंड लाइसेंस राज हम लोग देख ही लिया, इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बैरियर था, तो लाइसेंस लेना पड़ता था। जमींदारी अबोल्यूशन, ये डेटा 52%, मैंने बताया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 52% लैंड जमींदार के पास था। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस था हमारा एग्रीकल्चर था, ठीक है। एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारा फोकस शिफ्ट हो गया, हम लोग अब फोकस करने लगे कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, दैट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमारा फोकस होने लगा, हैवी इंडस्ट्रीज पे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के समय ही आप ONGC देखेंगे, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या आप सेल देख रहे हैं, स्टील अथॉरिटी
ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब इस्टेब्लिशमेंट सेकंड 5 ईयर प्लान, मतलब 1956 से 1961 के बीच में हुआ था। और 1951 और 1956 के बीच में ही हम लोगों ने भिलाई स्टील प्लांट भी ओपन कर लिया था। आपका डीवीसी, दैट इज दामोदर वैली कॉरपोरेशन, भी ओपन हो चुका था। तो देखिए धीरे धीरे एग्रीकल्चर भी चल रहा है, इंडस्ट्री भी चल रहा है। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको पता है ये मशीन ड्रिवन होता है, मशीन का काम ज़्यादा होता है। कैपिटल गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्ट कंज्यूम नहीं होते हैं। इनका काम होता है अदर गुड्स को प्रोड्यूस करना, काम होता है कैपिटल गुड्स का। तो ये आप समझ गए। सो जो मशीनरी से भी, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में मशीनरी काम करेगा वो मोर कैपिटल इंटेंसिव होगा, लेस लेबर इंटेंसिव होगा। बिकॉज जैसे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज क्या क्या है, टेक्सटाइल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कॉटेज हो गया, इसमें हमेशा मैक्सिमम लेबर चाहिए हमें। एग्रीकल्चर में हर कल्टीवेशन प्रोसेस के लिए लेबर चाहिए था। अभी तो बहुत सारे मशीन्स आ गए हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए, उस समय वो अभी भी एग्रीकल्चर में, जो आप कल मैंने डेटा बताया था, 18% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड लगभग 49% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, दैट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। रिवीजन भी होते जाएगा। तो आप देखिए यहाँ लेबर इंटेंसिव नहीं था ये इंडस्ट्रियलाइजेशन। और उस समय का हमारा सिचुएशन क्या था कि हम PL 480 1954 यूएस एग्रीमेंट में साइन किए हुए थे, मशीनरी भी इंपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे पास उतने बिग मशीनरीज थे भी नहीं। हम लोग यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब हम लोग प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन मशीन सब इंपोर्ट अभी बाहर से ही हो रहा था। अभी तक हम लोगों ने सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस नहीं किया था सेकंड 5 ईयर प्लान में। वो हमारा हुआ था थर्ड 5 ईयर प्लान, जो हमारा 62 से स्टार्ट हुआ था। हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था 61 से 66 तक का, तो उसमें हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस हमारा सेल्फ रिलायंट, कि हम लोग खुद इंडिया में बनाएंगे चीज़ें, हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे वो। उस समय इंडिया का देखिए क्या था, हमारा कंजम्पशन गुड लगभग 79% प्रोड्यूस करते थे और कैपिटल गुड केवल 20 से 21%। इसका मतलब है इसके अलावा जितना कैपिटल गुड्स का रिक्वायरमेंट था वो इंपोर्ट होता था, मतलब बहुत ह्यूज चंक ऑफ इंपोर्ट होता था। और आपको पता है कैपिटल गुड्स का प्राइस बहुत होता है, तो हमारे पास रिजर्व भी होने चाहिए। यही धीरे धीरे रिप्लेट होकर 1991 का क्राइसिस भी बना था, हमारा BOP क्राइसिस, वो भी समझेंगे। कंजम्पशन गुड में भी दो तरह का होता है, ड्यूरेबल होता है जो कि ज़्यादा दिन चलता है, 4-5 साल 10 साल। जैसे मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, आजकल मोबाइल 2 साल में ही खत्म हो जा रहा है, या 6-6 महीना पे भी हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। नॉन ड्यूरेबल लाइक फूड ग्रेन, हम लोग जो भी डेली यूज़ करते हैं, डेली खत्म हो जाता है, वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो ये सब एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है। अब नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन यहाँ ध्यान से देखिएगा, proportion ऑफ कैपिटल गुड विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल आउटपुट ऑफ द कंट्री। यहाँ कैपिटल गुड बात है, ठीक है। जब भी इन्वेस्टमेंट बात करेंगे ना, तो इन्वेस्टमेंट जब इकोनॉमिक टर्म में, GDP के टर्म में, या इंडियन इकोनॉमी को एसेस करने के लिए जब इन्वेस्टमेंट का बात होगा, वहाँ हमेशा बात होगा कि वैसा इन्वेस्टमेंट जो कि कैपिटल फॉर्मेशन किया है, जो कि कुछ वैल्यू ऐड किया है इकोनॉमी में। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को हम इन्वेस्टमेंट में नहीं कंसीडर करते, क्योंकि यहाँ वैल्यू एडिशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में क्या होगा, पर्टिकुलर एक मान के चलिए एक शेयर है, ये क्या हुआ, ए पहले ए के पास था, अब चल गया बी के पास, तो शेयर का वैल्यू मान के चलिए 100 है, तो शेयर का वैल्यू तो एडिशन नहीं हुआ, पहले ए के पास था फिर बी के पास चला गया, तो इसमें तो इकोनॉमी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। इस कारण से ये जो शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट होता है, ये इस इन्वेस्टमेंट में कंसिडर नहीं किया जाता। इसमें वही इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है जो कि कैपिटल फॉर्म करे। जैसे मशीन्स के द्वारा, जैसे हम लोग कुछ सामान बना रहे हैं, कुछ कैपिटल, जैसे यहाँ पर कैपिटल गुड्स देखे थे ना हम लोग, 20 to 21% हम लोग बना रहे हैं, ये कैपिटल फॉर्मेशन, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के क्या रिलेटेड है। जब हम लोग हाई लेवल ऑफ सेविंग होगा, जब हमारे पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, तो हम लोग सेव करना स्टार्ट करेंगे। सेव कहाँ करेंगे हम लोग, सेव बैंक में करेंगे। और बैंक क्या करेगा, गवर्नमेंट बैंक से लोन लेके डिफरेंट, क्योंकि उस समय जितना भी प्रोडक्शन यूनिट है, ONGC आपने देखा या सेल देखा, वो सब गवर्नमेंट एंटिटीज था। तो गवर्नमेंट अब पैसा बोरो करके ONGC या सेल है, इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। तो इस प्रोडक्शन के लिए कैपिटल चाहिए, और कैपिटल बैंक एज अ लोन प्रोवाइड करेगा। बैंक भी उस समय नेशनलाइज थे, बैंक एज अ लोन प्रोवाइड करेगा। और बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा, ये सेविंग से पैसा आएगा। अगर सेविंग ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाएगा। आप ये रिलेशन समझ पे आ रहे हैं। अब देखिए अब क्या होगा कि सेविंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो अब बात करते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी एंड स्किल का। अभी जो करंट टेक्नोलॉजी आ रहा है, AI आया हुआ है, ये है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। दैट मीन्स जो भी पुराना इंडस्ट्रीज है, पुराने तरीके से जो ओल्डर बिजनेसेस है, जो कि पुराने तरीके से काम कर रहा है, अब जब नया न्यू टेक्नोलॉजी आ गया,
अब जैसे एआई आ गया सपोज, अभी एआई आ गया तो जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है जो कि ऑटोमेटिव काम एआई कर ले रहा है, उनका काम जो कर ले रहा है, तो अब उनका जॉब तो थ्रेटेंड हो गया। तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ये क्रिएटिव है कि हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक तरह से हम लोग पुराने जितने भी बिजनेसेस है वो नीचे जा रहा है, वो कम हो रहा है। और साथ में स्किल चाहिए टेक्नोलॉजी को चलाने या स्किल डेवलपमेंट। जब ये दोनों हमारे पास होगा, स्किल प्लस टेक्नोलॉजी, तब हम मान के चलते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस से बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन टीचिंग, सपोज पहले क्या होता था कि जब ऑफलाइन टीचिंग होता था तो मैक्सिमम एक टीचर एक साथ सपोज 1000 बच्चे को पढ़ा पाता था और इन द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जब अब टेक्नोलॉजी की मदद से वही एक स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास लेके एक साथ 1 लाख बच्चे को भी पढ़ा सकता है साथ में। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी और स्किल जब मैच हो गया तो यही एक बंदा जो था इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। प्रोडक्टिविटी पहले 1000 था एंड नाउ 1 लाख बढ़ गया। सपोज 100 टाइम्स प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, ठीक है। और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ने से जॉब क्रिएशन होगा। ये जॉब क्रिएशन जनरल विथ रिस्पेक्ट टू स्किल एंड टेक्नोलॉजी है। जो कि स्किल्ड लेबर है उनका ही जॉब क्रिएशन का बात हो रहा है, अनस्किल का यहाँ बात नहीं हो रहा है। इसलिए अभी स्किल इंडिया प्रोग्राम काफ़ी प्रमोटेड है। हम लोग भी बोलते हैं स्किल इंडिया प्रोग्राम के आप जब आप इनिशियल स्टेज में एजुकेशन स्टेज में हैं तो आप ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलप करना, बिकॉज यही स्किल आपको लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में जॉब देगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जॉब मिलेगा तो इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो आपको पता है फिर सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट। एक तरह से ये इकोनॉमिक हर चीज़ लिंक्ड है, तो मैं लिंक करके समझा रहा हूँ। अब आ गया हमारा क्या, सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस है। उस समय हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था। प्रॉब्लम क्या हो गया कि हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स बनाएंगे। और अभी पता है कैपिटल गुड्स के लिए हमें पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से मिलेगा, बैंक्स के सेविंग से। तो उस समय का सिचुएशन यह था कि रूरल इनकम काफ़ी कम था, और उसके इनकम के वजह से पैसा ही नहीं रहेगा तो इंसान डिमांड क्या करेगा, डिमांड ही नहीं था। और डिमांड नहीं होगा तो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है वो कम होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा ही नहीं, क्योंकि क्यों सामान बनाएगा जब कोई डिमांड नहीं है, कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा। और जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो अब देखिए ये फर्स्ट सिनेरियो देख लिया आप। सेकंड सिनेरियो देखिए, अब इनकम ही नहीं है क्योंकि जॉब नहीं है किसी के पास, सेविंग नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो गवर्नमेंट टेक्स लोन्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। अब गवर्नमेंट को क्या है कि अब बैंक से नहीं, अपने बैंक से नहीं, बाहर से इंटरनेशनली लोन लेना पड़ जाएगा, क्योंकि अब भारत में तो पैसा है नहीं। अब इंटरनेशनल लोन लेना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट। और जैसे भी इंटरनेशनल लोन लेगा मतलब अब गवर्नमेंट डेट बर्डन आ गया, मतलब अब गवर्नमेंट धीरे धीरे कर्ज में आने लगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर समझ रहे हैं आप। सेकेंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो हम लोग का स्टेप था वो एक तरह से डेट बर्डन में कन्वर्ट हो गया। और उसी समय का सिचुएशन क्या था, चाइना का सिचुएशन देखिए 1960 में। अभी चाइना डेवलपिंग इकोनॉमी है और हमसे लगभग कम से कम 4-5 गुना आगे है जीडीपी में। द रीज़न इज़ कि चाइना ने 1960 में ही अपना इकोनॉमी ओपन कर दिया था कि फॉरेन प्लेयर के लिए आप आइए, हमारे प्लेस पे आप फैक्ट्री लगाइए, कैपिटल फॉर्मेशन कीजिए, और टैक्स वैसे उसको जाता था चाइनीज़ गवर्नमेंट को। तो इससे क्या हुआ, जो जीडीपी है वो चाइना का बढ़ने लगा। लेटर ऑन जीडीपी भी बताऊंगा कि जीडीपी क्या होता है। इट्स अ फाइनल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन टेरिटरी इन अ पर्टिकुलर ईयर। सो जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पर्टिकुलर टेरिटरी में बनेगा उतने ज़्यादा जीडीपी होगा उस कंट्री का। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाइना ने अपने इकोनॉमी ओपन किया और हम लोग प्रोटेक्टिव मॉडल पे चले गए। द रीज़न था हमारा प्रोटेक्टिव मॉडल का, क्योंकि कभी बहुत लोग बोलेंगे कि हम लोग ओपन क्यों नहीं किए। तो पहला रीज़न था कि हमारा जो इंडस्ट्री एंड मार्केट था उसे बचाना था बड़े प्लेयर से। क्योंकि एक बार अगर हम लोग अपना इकोनॉमी ओपन कर लेते और बड़े प्लेयर इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो हमारे छोटे प्लेयर जो नेसेंट स्टेज पे वो कभी नहीं बढ़ पाएंगे, टक्कर ही नहीं दे पाएंगे। काफ़ी इन्फेंट स्टेज पे था हमारा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसलिए हम लोगों ने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मॉडल इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था 1961 से 66 तक का, जो थर्ड 5 ईयर प्लान फोकस था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ हम लोग डोमेस्टिक बना के कंज्यूम कर सकते हैं उसके लिए हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारा इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन था कि जितना भी इंपोर्ट है वो डोमेस्टिक गुड्स से हम लोग उसको काउंटर पार्ट करेंगे। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोज इकोनॉमी है रादर देन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब जहाँ पर ट्रेड है होता है, ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, मतलब जहाँ ट्रेड इजीली हो जाता है, सामान आ रहा है जा रहा है कंट्री से। लेकिन क्लोज इकोनॉमी मतलब मैक्सिमम टाइम क्लोज इकोनॉमी को थ्रू बैरियर्स हम लोग
समझते हैं यहाँ पर बैरियर्स कैसे क्लोज इकोनॉमी हम लोग बनाते हैं। क्लोज इकोनॉमी का ये मतलब नहीं है इंडिया उस समय इंपोर्ट नहीं कर रहा था। जो कैपिटल गुड्स हैं, जो बड़े बड़े गुड्स हैं, मशीनरीज वगैरह, वो स्टिल इंपोर्ट हो रहे थे बिकॉज इंडिया के पास था नहीं वैसा टेक्नोलॉजी, तो वो इंपोर्ट हो रहे थे। लेकिन इंडिया चाह रहा था कि सेल्फ रिलायंट बने, अपने सेम कि इंडिया में ही प्रोड्यूस हो और इंडियन ही यूज़ करे। लेकिन ये फुल एक्सटेंट तक इस किसी भी चीज़ को टाइम लगता है, तो उस समय पूरा क्लोज इकोनॉमी नहीं था, ये आप समझ लीजिएगा। पॉजिटिव क्या था इसका कि हम लोगों ने इंडस्ट्री को बचा लिया क्योंकि इनसे इन्फेंट स्टेज पे था। एंड नेगेटिव ये है कि जब बहुत कम लिमिटेड है तो वहाँ इनोवेशन, डाइवर्सिटी, कंपटीशन कुछ नहीं है क्योंकि सब गवर्नमेंट का अंडर ही था लगभग इंडस्ट्रीज। क्योंकि जो प्राइवेट एंटिटी थी, इंडस्ट्री बैरियर बहुत था लाइसेंस राज की वजह से, तो इस कारण से कंपटीशन कम था। कंपटीशन बहुत कम होने के वजह से इफिशियंसी, इनोवेशन सब कम रहा। अब ये जो क्लोज इकोनॉमी हम लोगों ने क्रिएट किया, क्लोज इकोनॉमी क्रिएट दो तरीका से हो सकता है, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर के थ्रू। टैरिफ मतलब हम लोगों ने टैक्स ही इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। सपोज फॉरेन में वो 100 रुपये का सामान बन रहा है और ये फॉरेनर सपोज 50 रुपये प्रॉफिट रख के 150 रुपये में बेचना चाह रहा। जब 100 रुपये से सामान इंडिया में जाएगा, इंडिया सपोज 60 रुपये टैरिफ ही ले लेगा, तो अब यहाँ सामान जाने में ही 160 इसको लग गया और ये बेचेगा 150 में, तो इसको फायदा नहीं होगा। इस तरह टैक्स ज़्यादा बढ़ा के हम लोग जो बाहर का सामान था उसको आने को काउंटर किए थे, उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट किए थे। नॉन टैरिफ बैरियर जो कि टैक्स बढ़ा के नहीं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको एक पर्टिकुलर यूनिट, सपोज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आप 10 किलो या 10 टन से ज़्यादा नहीं भेज सकते इंडिया में, क्योंकि अब एग्रीकल्चर है, इंडिया का एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में इंडिया डिपेंडेंट था बाहर से। मान के चलिए टोटल एग्रीकल्चर का जो हमें ज़रूरत है वो 100 यूनिट का है और इंडिया सफिशियंट है 80 यूनिट बनाने में, तो हम क्या करेंगे, हमें 20 यूनिट का ही रिक्वायरमेंट है, तो हम बोलेंगे कि जितना भी आप एग्रीकल्चर इंपोर्ट होगा बस 20 यूनिट का ही क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि 20 से ज़्यादा इंपोर्ट होने नहीं देंगे हम। तो इससे क्या होगा कि इंडिया का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जो डोमेस्टिकली बन रहा वो भी यूज़ हो जा रहा और साथ में जितना रिक्वायरमेंट है उसमें इंपोर्ट भी कर ले रहे, दोनों तरफ से फ़ायदा है। डिफरेंट रेगुलेशंस लगा दिए, पेपर वर्क बढ़ा दे या डिफरेंट लेवल ऑफ परमिशंस वगैरह की वजह से सो प्रोसेस स्ट्रिंजेंट हो गया, तो ये डी इंसेंटिवाइज कर दिया एक्सपोर्टर को, जो फॉरेन एक्सपोर्टर थे जो इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे उसके लिए। रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन कल्चर, रिलीजियस आइडियोलॉजी, इसके बेस पे रिस्ट्रिक्शन था। सपोज इंडिया में जनरली उस पॉइंट, एक एग्जांपल बस लेके, जैसे बीफ वगैरह जो ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, जो हिंदू कल्चर होता है वहाँ कंज्यूम नहीं होता है ये चीज़ें, तो इस कारण से इसे बैन किया गया था कि जो अगर कल्चर को हमें थ्रेटन करेगा उसे हम वैसा प्रोडक्ट इंडिया या वैसा सर्विसेज हम इंडिया में नहीं आने देंगे। तो दो तरह से बैरियर, दो तरह से हम लोग क्लोज इकोनॉमी बनाए हैं अपना। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टर है। अभी करंट सिचुएशन है, फॉरेन इन्वेस्टर का अभी स्टॉक मार्केट आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एफपीआई आ रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिजनेसेस ग्रो हो रहा है, काफ़ी बाहर के कंपनी चाह रहे हैं कि इंडिया में स्टैब्लिश करे। द रीज़न है कि धीरे धीरे इंडिया का परचेजिंग पावर भी बढ़ रहा है और इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, 140 बिलियन पीपल का मार्केट है और साथ में लो लेबर अवेलेबिलिटी। एक पूरा कंड्यूसिव सिचुएशन है एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का। इस कारण से अभी आप देख रहे हैं कि हमारा फॉरेन रिजर्व है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। अब वर्ड लिस्ट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कंजम्पशन गुड, हमने जो गुड कंज्यूम करते हैं हम लोग, कैपिटल गुड, सो कैपिटल गुड भी हम लोगों ने देखा, जो गुड का यूज़ करके हम दूसरा इधर कंजम्पशन गुड बनाते हैं या दूसरा गुड बनाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ पर मशीन्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर लाइक टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मिंग वगैरह। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजीज़ क्या करेगा, पुराने बिजनेसेस को डिस्ट्रॉय करेगा। डेट बर्डन, अगर इंटरनेशनल लोन लिया जाए तो गवर्नमेंट डेट बर्डन में चल जाएगा। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जितना भी हो सके इंडिया में ही हम लोग प्रोडक्ट बनाए और कंज्यूम करें, जो नहीं हो सकता वो तो इम्पोर्ट होगा ही। ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी जहाँ ट्रेड में कोई बैरियर नहीं है, इजीली एक्सचेंज होगा गुड्स एंड सर्विसेज, मनी एक्सचेंज, पीपल एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी, नो ट्रेड, दैट मीन्स ट्रेड बैरियर क्रिएट किया गया था। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, टैरिफ मतलब टैक्स ज़्यादा लगा के, नॉन टैरिफ मीन्स क्वान्टिटेटिव, क्वान्टिटेटिव हो गया, रेगुलेशन हो गया। कल्चरल, वी डू नॉट हैव कंप्लीट ओपन और क्लोज इकोनॉमी। मैंने बताया था कि ये मिक्स इकोनॉमी अभी है, कंप्लीट ओपन भी नहीं है, कंप्लीट क्लोज भी नहीं है, बिकॉज हमें कैपिटल गुड अभी चाहिए। कैपिटल गुड में हम लोग एक्सपर्ट नहीं हुए कि खुद से बना पाए। ट्रेड बैरियर देख लिए, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, ये सब हम लोगों ने देख लिया। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं लिक्विड करेंसी। अब लिक्विडिटी क्या होता है आप समझिए। लिक्विडिटी मतलब कितने जल्दी आप मनी को यूज़ करके दूसरे प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर ले रहे हैं। सपोज सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है कैश,
अगर आपके पास कैश है और आपको कुछ खरीदना है, सिंपल आप जाके कोई भी दुकान में खरीद सकते हैं। उससे ज़्यादा लिक्विड होता है सपोज आप सेविंग अकाउंट में कुछ चीज़ें रखें, सेविंग अकाउंट में, तो अगर आपको कुछ सेविंग अकाउंट के मनी से खरीदना है तो आप वहाँ जाके निकाल सकते हैं, खरीद सकते हैं। देन उसके बाद आप करंट अकाउंट देख सकते हैं। करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों लगभग सेम है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं एफडी वगैरह जो है, हमारा फिक्स डिपॉजिट है, ये उतना लिक्विड नहीं है क्योंकि इसका कुछ लॉक इन पीरियड होता है 3 साल 5 साल। तो अगर आपको पैसा चाहिए, वो जैसे 10 लाख रुपए आप एफडी में इन्वेस्ट किए, उस 10 लाख से आप कुछ ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा क्योंकि जब तक 5 साल का वो पीरियड कंप्लीट नहीं होगा आप पैसा निकाल ही नहीं सकते, मतलब ये लेस लिक्विड हुआ। तो आपको लिक्विडिटी समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी होता क्या है। सो अब लिक्विड करेंसी देखेंगे, डॉलर, यूएसडी भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, पाउंड को हम लोग जीबीपी भी बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, यूरो को यूआर से डिनोट करते हैं, और येन को जेपीवाई, दैट इज जापानीज येन। सो ये सब लिक्विड करेंसीज है कि अगर जब जब हमें एक्सपोर्ट करना, जब हमें इंपोर्ट करना है कुछ चीज़ें, इंपोर्ट करेंगे तो हम लोग कोई भी फॉरेन कंट्री से सामान मंगाएंगे इंडिया के अंदर, तो हम जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट हम रुपीज़ में नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रुपीज़ जो है वो उतना लिक्विड नहीं था उस समय। अभी थोड़ा सा लिक्विडिटी बढ़ रहा है, बहुत जगह यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह, हमारा थोड़ा सा अभी रिकग्निशन हुआ है रुपीज़ का। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिक्विड करेंसी डॉलर, पाउंड, यूरो और येन ही था। ठीक है, तो जब हम लोग कुछ चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो हमें उससे पैसा देना होगा, पैसा देना होगा तो इसी 4 करेंसी जनरली हम लोग यूज़ करते थे पैसे देने में, क्योंकि दूसरे कंट्री भी चाहेगा कि हमें वैसा करेंसी मिले जिसको इजीली एक्सचेंज करके हम दूसरा सामान बेच दे। जैसे हमें मान के चलिए यूएई के साथ ट्रेड करना है, अगर यूएई को हम रुपीज़ दे दिए, अब वो रुपीज़ यूएई के पास रहा, अब यूएई चाहेगा कि कुछ और सामान खरीदे किसी और कंट्री, सपोज यूएसए से, तो उसके पास वो जो रुपीज़ बचा है वो बोलेगा कि हम रुपीज़ में पेमेंट करना चाह रहे हैं, यूएसए बोलेगा हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो इस कारण से सभी कंट्री चाहते थे कि जो करेंसी लिक्विड है उसमें ही ट्रेड करे ताकि बाद में इजीली वो ट्रांजेक्शन कर पाए फर्दर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया लिक्विड करेंसी। नेक्स्ट है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट मीन्स इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, मतलब जितना सामान हम इंडिया में मंगवा रहे हैं वो ज़्यादा है और जितना सामान हमारा, जितने अमाउंट ऑफ सामान हम बेच रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे सपोज हम लोग $500 का इंपोर्ट किए और $250 का हम लोग केवल एक्सपोर्ट किए, तो ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया, $250 का, मतलब $250 का हमारा डेफिसिट क्रिएट हो गया है कि $250 हम लोग डेफिसिट में चल रहे हैं, हम लोग लाइबिलिटी में चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री ट्रेड, नो बैरियर टू ट्रेड, अभी मैंने समझाया था ऊपर। नेक्स्ट है डेवलप्ड कंट्री। ये सब बस एक बेसिक तरह है कि आपको इकोनॉमिक के हर टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए, क्योंकि जब एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होगा, एक्चुअल जब हम लोग नोट्स वगैरह से कंप्लीटली डिटेल में आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे तो ये सब टर्म आपको कंफ्यूजिंग ना लगे। इस कारण से ये 4 या 5 इंट्रोडक्टरी क्लासेस है, तो इसमें हर तरह से हम लोग इकोनॉमिक टॉपिक, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी टच कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री जनरली क्या चाहता था, डेवलप्ड कंट्री किस में होता है, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में वो काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि बहुत R&D करके बैठा रहता है उन लोग। और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जैसे अफ्रीका हुआ, इन लोग एग्रीकल्चर, जैसे हम लोग डेवलपिंग नेशन है इंडिया हुआ, एग्रीकल्चर अभी तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी हो गए हैं, काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे भी हो गए हैं, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा कर सकते थे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते तो क्या होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि कोई ट्रेड में बैरियर नहीं रहेगा, कि एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्सेस वगैरह होगा या स्मॉल रेगुलेशंस होगा। तो उसमें अगर जो डेवलप्ड नेशन है वो देना स्टार्ट कर दिया प्रोडक्ट डेवलपिंग नेशन को, जैसे बड़ा बड़ा प्रोडक्ट वगैरह देना पड़ गया, तो जो डेवलपिंग नेशन है सो उसको क्या प्रॉब्लम होगा, चलिए यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये डेवलप्ड नेशन है और ये लीस्ट डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, ये फेमस है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मान के चलिए डोमिनेटेड है। जब ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट लीस्ट डेवलप कंट्री को भेजेगा तो लीस्ट डेवलप नेशन के पास तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कुछ है नहीं, तो ये पक्का है बहुत खरीदते जाएगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि ये बनाता नहीं है और इसका भी मतलब इसको भी फ़ायदा हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन जब आप सेकेंड रिवर्स देखिएगा तो लीस्ट डेवलप नेशन क्या है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा इनका डोमिनेंस है। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ये एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन आप देखिए हर कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लगभग से लगभग बनता ही है, ऐसा नहीं कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बना रहा तो एग्रीकल्चर बनाना छोड़ देगा, वो एग्रीकल्चर भी बनाएगा। मतलब यहाँ एग्रीकल्चर, और दूसरा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो डिमांड होता है वो इनकम के साथ बढ़ता नहीं है, कि आप अगर 4 रोटी खा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रोटी खाइएगा, उससे ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का डिमांड नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है
कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट कर रहा है लीस्ट डेवलप नेशन, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम लोग बोला जा रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका फायदा आप डायरेक्टली देख रहे केवल डेवलप्ड नेशन को मिल रहा है, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। लेकिन लीस्ट डेवलप्ड कंट्री इसके काउंटर पार्ट में कोई डिमांड नहीं बढ़ा पा रहा है, क्योंकि वो ऐसा नेचर का प्रोडक्ट ही नहीं बनाता। इस कारण से जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, वो नहीं चाहती कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमेशा अगेंस्ट रहती है। दे डोंट वांट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्योंकि इंडिया, सपोज देखिए ये ग्राफ देखिए डेवलपमेंट का, तो इंडिया अभी देखिए कितना नीचे स्टेज पे है, पोवर्टी है इंडिया में, फॉसिल फ्यूल अभी तक हम लोग फॉसिल फ्यूल पे ही है, जो कि कार्बन इमिशन अभी हमारा इन्वायरमेंट में, वो सब मैं समझाऊंगा कैसे ये रिलेटेड है। यूएसए भी हाई स्टेज पे है, तो यूएसए क्लाइमेट के लेवल पे भी काफ़ी चीज़ें बात कर सकता है कि हमें फॉसिल फ्यूल यूज़ करना कम करना होगा, कार्बन इमिशन कम करना होगा। पहले तो इन लोगों ने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करके पूरा इन्वायरमेंट को बर्बाद कर दिया, और अब चाह रहे हैं कि वो जो डेवलपिंग नेशन है, जो अभी कोप अप नहीं कर सकता, वो अब कम करे। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, कंसेशन तो मिलेगा ही। तो ये बात है। ये इंटरनेशनल रिलेशन भी ऐसा ही है, सब अपना फ़ायदा ही सोचेगा। नेक्स्ट, डिमांड का डेफिनेशन देखते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज डिमांड। डिमांड इज नॉट ओनली विलिंगनेस टू बाई, बट ऑल्सो द एबिलिटी टू पे। सपोज मेरे पास अभी डिमांड, जैसे मेरे को मन कर रहा है कि रॉल्स रॉयस खरीदना है, 10 करोड़ का रॉल्स रॉयस खरीदना है। अब मेरा तो विलिंगनेस टू बाई है, हम चाहते हैं खरीदने, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास, तो वो इसको डिमांड नहीं कहेंगे। दिस इज नॉट अ डिमांड। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। फॉरेस्ट मार्केट इज अ ट्रेडिंग ऑफ करेंसी, जहाँ पर करेंसी ट्रेड होता है, जो लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहाँ ट्रेड होता है। एक और मैं आपको समझा देता हूँ, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। फाइनेंशियल मार्केट जहाँ भी आप देखें, इसका मतलब है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होगा, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकता है? हमारा शेयर हो सकता है, हमारा बॉन्ड हो सकता है, हमारा अभी जो हम लोगों ने देखा फॉरेक्स, दैट इज करेंसी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। ये सब सब जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए रिलेशन क्या है। अगर हम सप्लाई बढ़ेगा, दैट मीन्स एक्सपोर्ट अगर हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट लेंगे मतलब सामान बेचना। हम लोग इंडिया से सामान बेच रहे हैं, मतलब जो फॉरेन कंट्री है हमें पे करेगा डॉलर में, तो हमारे पास डॉलर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। डॉलर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फॉरेक्स मार्केट में जिस चीज़ का भी कंसंट्रेशन बढ़ता है, डिमांड कम हो जाता है। आपको पता है कि जिस चीज़, अगर अभी 5 चीज़ है, अगर कोई एक पर्टिकुलर सामान 5 यूनिट है, उसका डिमांड, और दूसरा सामान वही सामान 100 यूनिट है, तो डिमांड बट ऑब्वियस है कि घट जाएगा। तो फॉरेस्ट मार्केट में डिमांड जैसे घटा, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास कम कम पैसे में डॉलर बाई कर पाएंगे, तो उस हिसाब से डॉलर वीक हो जाएगा और रुपीज़ स्ट्रांग हो जाएगा। ये वाला पॉइंट मैं समझाता हूँ, कम पैसे में कैसे डॉलर बाई होगा। सपोज पहले $10 ही था पूरे मार्केट में, और $10 पर डॉलर 70 रुपीज़ हम लोग लेते थे। अब क्या हो गया, मार्केट में $100 हो गया, तो पक्का है कि $100 हो गए तो डॉलर का डिमांड कम हो गया। तो अब डिमांड कम हो गया, तो जो 70 रुपया पे करने के लिए रेडी है कस्टमर $1 के लिए, अब वो 68 रुपया पे करने के लिए रेडी होगा, कि वो बोलेगा कि 70 में हम पे नहीं करेंगे, क्योंकि डॉलर ज़्यादा है, कहीं से भी खरीद सकता है। तो इस कारण से जैसे डॉलर का डिमांड कम हुआ, तो अब हम कम पैसा, कम रुपीज़ यूज़ करके डॉलर बाई करेंगे। इसका मतलब डॉलर वीक होगा और रुपीज़ स्ट्रांग होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेम चीज़ देखते हैं, यहाँ देखिए एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और ट्रेड डेफिसिट में क्या होता है, इंपोर्ट बढ़ेगा। इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से, तो यहाँ एक्सपोर्ट जब बढ़ रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं डॉलर वीक हो रहा है और रुपीज़ स्ट्रांग हो रहा है। और ट्रेड डेफिसिट में लास्ट में आप देखिए रुपीज़ वीक हो रहा है और डॉलर हमारा स्ट्रांग हो रहा होगा। ठीक है, तो वो सेम एनालॉजी है कि ट्रेड डेफिसिट है, मतलब सप्लाई हमारा कम हो जाएगा, दैट मीन्स इंपोर्ट ज़्यादा होगा। इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो सामान ज़्यादा हम लोग खरीदेंगे, मतलब हमारे पास जितना डॉलर है वो हम बाहर कंट्री में खरीदने के लिए यूज़ कर लेंगे, तो हमारे पास जो डॉलर बचा हुआ है वो कम हो जाएगा। सो डॉलर कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगा फॉरेक्स मार्केट में, और डिमांड बढ़ गया तो हम ज़्यादा पे करेंगे मनी, क्योंकि डॉलर कम है और हमें डॉलर रखना ही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पे करेंगे उस फॉरेक्स मार्केट से डॉलर खरीदने में, और उसके बाद रुपीज़ डिप्रिसिएट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि डॉलर हम लोग खरीदते क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो इंपोर्ट करेंगे, कुछ सामान हम लोग बाहर से खरीदेंगे, ये तो केवल लिक्विड करेंसी में हो सकता है। अभी बताए थे लिक्विड करेंसी, डॉलर, यूरो, पाउंड, येन। तो आप सपोज हमारे पास डॉलर है ही नहीं, तो हमें इसे फॉरेक्स मार्केट से खरीदना होगा ना। फॉरेक्स मार्केट से हम डॉलर खरीदेंगे, तब तो हम उस डॉलर में ट्रेड कर पाएंगे, उस डॉलर से इंपोर्ट कर पाएंगे। तो वही ये बताया गया है कि डिमांड जो है डॉलर का बढ़ जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये आप क्लियर हो गया कि ट्रेड डेफिसिट रुपीज़ को डेप्रिसिएट कर दे रहा है, यहाँ पर इसका ही कंक्लूजन लिखा हुआ है, और डॉलर को बढ़ा दे रहा है।
अप्रिसिएट कर रहा है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये रिलेशन, दो रिलेशन याद करके रखिएगा। ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो आपका रुपीज़ घट जाएगा। नेक्स्ट वर्ड लिस्ट देख लेते हैं क्या क्या है। फ्री ट्रेड समझ गए आप, नो बैरियर, रेगुलर लॉ ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड इनकम। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड और डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है। जनरली आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या है। सपोज ये प्राइस है एंड दिस इज डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। ये कर्व कैसा बनता है हमारा, ऐसा बनता है। दैट मीन्स अगर ये प्राइस है, पी प्राइस है, तो अगर प्राइस से ज़्यादा है, जैसे 2 पॉइंट लेते हैं P1 एंड P2, ये P2 है, लेट मी चेंज, ये P2 है और ये सपोज क्वांटिटी डिमांडेड D1 है एंड D2 है। जब P1 ज़्यादा है मतलब प्राइस ज़्यादा है तो D1 कम होगा, और प्राइस घटेगा तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब प्राइस अगर ज़्यादा है तो डिमांड हमारा घटेगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हो गया। अब सप्लाई कर्व कैसे बनेगा, प्राइस आप यहाँ रख लीजिए और सप्लाई यहाँ रख लीजिए। अगर कर्व आपको दिक्कत हो रहा बनाने में कि ऐसे बनेगा कि इधर से जाएगा, तो आप सिंपल देख लीजिए कि जब सप्लाई प्राइस के बात पे देखिए कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा, आप एज अ सप्लायर आप अपने आप को कंसिडर कर लीजिए कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो आप क्या एज अ सप्लाई आप क्या चाहेंगे कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिके। जैसे किस चीज़ का, अगर एक मास्क है, जैसे कोविड के टाइम में एक मास्क का दाम 5 रुपया है, तो आप चाहेंगे कि ठीक है 1-2 बिक जाए, लेकिन वही मास्क का दाम 100 रुपया हो गया, आप चाहेंगे बहुत से ज़्यादा मास्क बिके हमारा। तो जैसे प्राइस ज़्यादा होगा, मतलब प्राइस ज़्यादा मतलब इस पॉइंट पे ले लेते हैं, तो सप्लाई भी ज़्यादा करना चाहेगा, और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। इस पॉइंट पे प्राइस जैसे P2 P1 और ये S1 सप्लाई S2, सो ये हमारा कर्व कैसा बन गया, ये पॉइंट ऑफ कर्व है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि P2 प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम करना चाहेगा, और P1 प्राइस ज़्यादा होगा तो सप्लाई भी करना चाहेगा। अब मार्केट क्या काम करता है, ये डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व, ये जहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है यहाँ मार्केट ट्रांजेक्शन होता है। क्योंकि जब तक डिमांड, सपोज हम बोल रहे हैं कि हम 100 रुपये में सामान खरीदेंगे और सप्लायर बोल रहा है 120 रुपये में हम बेचेंगे, तो जब तक वो मिडिल पॉइंट कहीं नहीं होगा तो ट्रांजेक्शन होगा नहीं। तो ये जो मिडिल पॉइंट होता है इसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर मार्केट में ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट होता है, ठीक है। ये आपने समझ लिया डिमांड कर्व। अब हम समझ लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स के बारे में। डिफरेंट सेग्रीगेशन है, जैसे डिमांड वर्सेस इनकम, ठीक है। इस बेसिस पे हम 2 गुड्स का कैटेगराइजेशन करते हैं। पहला गुड तो हो गया हमारा नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स जैसे जो भी नॉर्मल हो गया, टीवी हो गया, बाइक हो गया, ये सब। इसमें क्या होता है, सपोज हमारा इनकम बढ़ रहा है तो हमारा डिमांड भी बढ़ जाएगा। जैसे हमारा अभी इनकम 1 लाख है, अगर तो हम कुछ बाइक जैसे रॉयल इनफील्ड अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा इनकम 2-3 लाख हो गया पर मंथ, तो हम डिमांड बढ़ जाएगा रॉयल इनफील्ड का। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड होता है इन्फीरियर गुड। ये थोड़ा रिवर्स एक्ट करता है कि अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो डिमांड हमारा घट जाता है। कैसे, इन्फीरियर गुड में जैसे ब्रेड वगैरह, जब हमारा इनकम कम था, हम 100-200 रुपये ही कमाते थे, तो हम ब्रेड खाते थे 10 रुपये का, ठीक है। ये ब्रेड हमारा 10 रुपये का आता था। अब सब हमारा इनकम 1,000 हो गया है, अब हम ब्रेड नहीं खाएंगे, अब ब्रेड के जगह हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे, 500 वाला पिज़्ज़ा खाएंगे। इसका मतलब है जब 1,000 हुआ तो 500 वाला पिज़्ज़ा खाएंगे। इसका मतलब है कि ब्रेड जो खा रहे थे वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, इनकम बढ़ने के साथ उसका डिमांड घट जाता है। ये क्लियर हो गया। अब सेकंड सेग्रीगेशन देखते हैं। ये तो इनकम लेवल पे देख लिए। सेकंड सेग्रीगेशन है, एक होता है नेसेसरी गुड्स। ये इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी दैट मीन्स कि अगर प्राइस मूवमेंट हो रहा है, अगर प्राइस चेंज हो रहा है कुछ, कि प्राइस चेंजेस से डिमांड में क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर प्राइस थोड़ा चेंज हुआ और डिमांड बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहा है आपको, या तो बढ़ गया या तो घट गया, तो इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिक डिमांड, प्राइस इलास्टिक। और आप देख रहे प्राइस बहुत थोड़ा ही सा चेंज हो रहा है, प्राइस बहुत चेंज हो रहा है और डिमांड में कुछ ज़्यादा असर नहीं आ रहा है, ये प्राइस इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक इसका मतलब है प्राइस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है डिमांड, इज प्राइस इन इलास्टिक। और प्राइस थोड़े से प्राइस के फ्लक्चुएशन से डिमांड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जा रहा है, दैट इज प्राइस इलास्टिक। 2 एग्जांपल से समझते हैं। जैसे नेसेसरी गुड्स है, नेसेसरी गुड्स क्या है, ये है प्राइस इन इलास्टिक। क्योंकि नेसेसरी गुड्स एग्जांपल जैसे मेडिकल इक्विपमेंट जैसे मेडिसिन वगैरह हो गया, हमारा मेडिसिन हो गया, वाटर हो गया, ये तो नेसेसिटी है। इसका प्राइस बढ़े या घटे, अगर ये
सब नेसेसिटी गुड का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है तो हमारा डिमांड जो है वो ज़्यादा चेंजेस होगा नहीं, बहुत माइनर सा कम होगा या माइनर सा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये नेसेसरी है, लेना ही है, पानी आपको पीना ही है, खाना आपको खाना ही है। सेकेंड केस आता है हमारा लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स में क्या होता है, इसको प्राइस इलास्टिक बोलते हैं, कि थोड़ा सा प्राइस चेंज हो गया तो डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सपोज आप रॉयल इनफील्ड का ही ले लीजिए, रॉयल इनफील्ड बाइक सपोज अभी 2 लाख का आ रहा है, ठीक है, तो मान के चलिए डिमांड 10 खरीदने का है, 10 लोग चाह रहे कि खरीद लेंगे, और यही मान के चलिए रॉयल इनफील्ड 1.5 लाख का हो गया। अब क्या हो गया कि केवल 50,000 बढ़ा है, लेकिन आप देखिएगा कि ये 10 से अचानक से 100 लोग और खरीदना चाहेंगे। सो इसका मतलब है डिमांड प्राइस एकदम थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जा रहा है। सो दैट इज प्राइस इलास्टिक। ये सेकंड सेग्रीगेशन देख लिए। फर्स्ट सेग्रीगेशन नॉर्मल इंफीरियर बेस्ड ऑन इनकम, सेकंड सेग्रीगेशन नेसेसरी एंड लग्जरी। थर्ड सेग्रीगेशन देखते हैं, दैट इज सेग्रीगेशन इज सिंपल। एक है वेबलेन गुड जो अब भी बात करेंगे। वेबलेन गुड एक्चुअली जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या था कि प्राइस बढ़ेगा तो हमारा डिमांड घटेगा, लेकिन ये क्या होता है वेबलेन गुड के केस में ये अपोजिट हो जाता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाता है। ये जनरली जो स्टेटस सिंबल पे डिपेंड करता है। सपोज कोई 2 कार है, एक कार का दाम है 3 करोड़, सेकंड कार का दाम है 4 करोड़, और सब में फीचर्स दोनों में सेम है, ठीक है, लेकिन ड्यू टू द लग्जरी सिंबल लोग जैसे ये 3 से 4 करोड़ प्राइस हुआ तो अब ये 4 करोड़ वाले का प्राइस बढ़ जाएगा। ये दिखावा वाला होता है, ये अमीर लोग यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ होता है वेबलेन गुड्स में, जो कि जो रेगुलर लॉ ऑफ डिमांड है वो रिवर्स हो जाता है, प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ जाता है इसका। नेक्स्ट सेग्रीगेशन देखते हैं। नेक्स्ट आप एक सेग्रीगेशन है आप इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड वर्सेस फाइनल गुड। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। इंटरमीडिएट गुड क्या होता है कि वैसे गुड्स जिसमें अभी इसका फॉर्मल डेफिनेशन है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड इन विच देयर आर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन, इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन। और फाइनल गुड्स वो होता है जिसको डायरेक्टली हम लोग मतलब अब इकोनॉमिक मॉडिफाई वो चीज़ें नहीं होगा। तो ये जनरल डेफिनेशन है। एक एग्जांपल से समझते हैं, 2 एग्जांपल देखें। पहले सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं। सपोज नमक है, अगर नमक अगर हम खरीद रहे हैं तो वो हमारे लिए फाइनल गुड हो गया, वो हमारे लिए फाइनल गुड हो गया, क्योंकि हम नमक खरीद के डायरेक्टली सब्जी में डाल के खा के बेचना तो नहीं है हमें, हम डायरेक्टली खा लेंगे, वो हमारे लिए फाइनल हो गया। लेकिन यही नमक अगर रेस्टोरेंट खरीदेगा तो ये क्या करेगा कि इससे मॉडिफाई करने वाला है, बिकॉज रेस्टोरेंट वाला ये नमक को डिशेस में यूज़ करेगा और वो डिश को बेचेगा। दैट मीन्स ये नमक रेस्टोरेंट के लिए इंटरमीडिएट गुड जैसा काम करती है। ये क्लियर हो गया होगा? नहीं क्लियर होगा? एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल टायर्स है, जो कंपनी टायर बेच रहा है, जैसे हम मेरा एक गाड़ी है, मेरा टायर खराब हो गया, ठीक है, तो अगर हम इस टायर कंपनी से टायर खरीद लिए तो हमारे लिए वो फाइनल गुड हो गया, क्योंकि हमको टायर चाहिए, हम अपने में फिट कर लिए, मेरा उसके बाद इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन यही अगर कोई बड़ा कंपनी, कोई कार कंपनी जो कि टायर खुद नहीं बनाता, वो टायर खरीद रहा है सपोज एमआरएफ से, तो ये जो कंपनी टायर खरीदेगा तो ये टायर को अब कार में लगाएगा, ये एमआरएफ का टायर को कार में लगाएगा, वो मतलब ये टायर का अभी इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन होगा। तो इसका जब तब इस कंपनी के रिस्पेक्ट में ये इंटरमीडिएरी गुड हो गया, ये टायर इंटरमीडिएरी गुड हो गया। तो होपली मैं काफ़ी डिटेल में समझा दिया हूँ। नेक्स्ट एक और कैटेगरी आता है जिसे अभी हम लोगों ने शायद टच किया है, लेकिन एक बार और मैं बता देता हूँ। कैपिटल गुड्स, नेक्स्ट कैटेगरी है कैपिटल वर्सेस कंज्यूमेबल। कैपिटल गुड्स वैसे गुड होते हैं जिसको कंज्यूम नहीं किया जाता, इसका यूज़ होता है दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में, जैसे लैंड हो गया, मशीनरीज हो गया, टूल्स हो गया, ये सब यूज़ करके हम दूसरे गुड्स बनाते हैं, इसका डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, ये कैपिटल गुड्स होता है। कंज्यूमेबल गुड्स आपको पता है, अभी थोड़ा देर पहले ही देखा था, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल ये होता है। ड्यूरेबल मतलब टीवी, फ्रीज वगैरह जो 4-5 साल चल जाता है, मोबाइल। नॉन ड्यूरेबल मतलब फूड आइटम्स वगैरह जो कंज्यूम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये एक सेग्रीगेशन। लास्ट सेग्रीगेशन जनरली लोग छोड़ देते हैं, लेकिन वो भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेग्रीगेशन है प्राइवेट गुड वर्सेस पब्लिक गुड। ये आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। प्राइवेट गुड वैसे गुड होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है,
जैसे कुछ भी सामान है, कोई भी आप एफएमसीजी प्रोडक्ट ले लीजिए, व्हीकल ले लीजिए, कार ले लीजिए, एरोप्लेन ले लीजिए, बस ले लीजिए, कुछ भी चीज़ ले लीजिए, ए टू जेड, जो आप क्लोथ ले लीजिए, जो मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज़ प्राइवेट गुड। क्योंकि मार्केट और सेलर जो बना रहा है वो चाह रहा है कि हम गुड बनाए और मार्केट में कुछ प्रॉफिट बना के बेचे, लेकिन पब्लिक गुड जो मार्केट नहीं प्रोवाइड कर पाता हमें। और पब्लिक गुड का पहले एग्जांपल देख लेते क्या है। पब्लिक गुड लाइक गुड्स एंड सर्विसेज हम बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज लाइक क्लीन एयर, लाइक क्लीन सराउंडिंग, लाइक लॉ एंड ऑर्डर, लाइक हमारा इन डिफेंस ऑफ कंट्री, डिफेंस ऑफ कंट्री हो गया हमारा, लाइक सिक्योरिटी हो गया। अब ये सब प्राइवेट क्यों देगा? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कुछ पॉइंट पे सिक्योरिटी देता है, लेकिन बाकी जो पॉइंट है क्लीन एयर के लिए, अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस पे पैसा लगाएगा तो ये इसका ओनरशिप तो नहीं कर सकता ना। जैसे रिवर को क्लीन कर दिया वो, तो उसका ओनरशिप उससे वो कमा नहीं सकता है, क्योंकि वो रिवर क्लीन करेगा या एयर क्लीन करेगा तो एयर सबके लिए बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहाँ हो नहीं पाता है, प्राइवेट नहीं चाहता, क्योंकि प्राइवेट हमेशा चाहेगा कि हम पैसा कमाएंगे, कि हमें पैसा कमाना। उसका प्राइवेट जो कैपिटलिज्म होते हैं उसका मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। तो इस कारण से प्राइवेट पब्लिक गुड जो होता है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट प्लेयर, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को आना पड़ता है। इस कारण से हम देखेंगे गवर्नमेंट का काम ही है सोशलिज्म जो है एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और एक तरफ से आप देखेंगे तो ये जितना पॉइंट है ये वेलफेयरिज्म में ही आता है, एयर वगैरह इन्वायरमेंट से वेलफेयर में आता है, सिक्योरिटी में आ जाता है। तो इसका काम होता है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना। सो गवर्नमेंट इज एबल टू प्रोवाइड दी, गवर्नमेंट आर ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड दी पब्लिक गुड्स। डीपीएसपी आगे, डीपीएसपी में भी है फंडामेंटल राइट्स, छोड़िए डीपीएसपी में प्रोविज़न है कि आपको ये सब प्रोवाइड करना है, बहुत सारे प्रोविजंस है। नेक्स्ट यहाँ गुड्स वाले टॉपिक हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया। आप लोगों ने पूरा क्लियर एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कवर किया। अब आ जाते हैं हमारा यहाँ पर वेबलेन गुड्स की वजह से इतना डिटेल में वेबलेंस और इन्फीरियर गुड देख लिए, जो कि लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है। वेबलेन में भी क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है, इन्फीरियर में भी जब प्राइस घट जाता है तो डिमांड घट जाता, सॉरी जब इनकम बढ़ जाता है तो प्राइस, सॉरी इनकम जब बढ़ जाता है तो उसका जो डिमांड है वो घट जाता है। तो ये रिवर्स हो जाता है, ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। सो मैंने डिटेल में इसको समझा दिया। ट्रेड डेफिसिट देख लिए, इंपोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट कम होगा। फॉरेस्ट मार्केट जहाँ करेंसी ट्रेड करेगा। अप्रिसिएशन मतलब वैल्यू बढ़ना, डिप्रिसिएशन मतलब वैल्यू घटना ऑफ करेंसी देखे थे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में क्या होगा, अब देखते हैं। रुपीज़ वैल्यू डिप्रिसिएट होगा तो क्या क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। पहले एक्सपोर्ट चीप हो जाएगा। एक्सपोर्ट चीप कैसे होगा? एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से कुछ सामान हम बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। इंडिया से सपोज यूएस में कोई सामान जा रहा है तो कैसे चीप हो जाएगा। सपोज पहले रेट था $1 का 70 रुपया, ठीक है। $1 इज इक्वल टू 70। अब क्या हो गया कि रुपीज़ डेप्रिसिएट हो गया तो मतलब $1 75 रुपया मान लीजिए हो गया, ठीक है। अब हमारा जो एक वैल्यू था वो प्रोडक्ट का वो 70 रुपया में ही हम बेचते थे, तो 70 रुपया बेचते थे तो बाहर वाले को $1 पे करना पड़ता था। अब क्या है कि अगर अब डिप्रिसिएशन के बाद ये 70 रुपये का वैल्यू $1 से कम आ गया। अब $1 से कम वैल्यू बाहर वाले को पे करना होगा। जैसे यूएस के कोई सिटीजन खरीद रहे हैं तो अब $1 से कम पे करना होगा, मतलब इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो एक्सपोर्ट चीप हो गया। पहले $1 पे करना पड़ता था 70 रुपये के हिसाब से, अब 75 हो गया, मतलब $1 75 हो गया, लेकिन सामान तो 70 में ही बिकेगा, तो 70 का वैल्यू $1 से कम हो गया, तो बाहर वाले के लिए एक्सपोर्ट चीप हो गया। तो ये आप समझ गए, एक्सपोर्ट चीप हुआ मतलब इंडिया एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बन गया। क्योंकि अगर पूरा वर्ल्ड के मार्केट देखें तो अगर सपोज एक पर्टिकुलर प्राइस डॉलर के बेसिस पे ही कंपेयर करते हैं सब प्राइस, सब गुड्स के प्राइस को, तो अगर पर्टिकुलर प्राइस किसी कंट्री में $1 में मिल रहा है, अब ड्यू टू डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ हमारा जो प्राइस है $1 से कम में आ गया, तो अब दूसरा कंट्री चाहेगा कि अगर क्वालिटी सेम है दूसरा कंट्री चाहेगा तो हमसे खरीदने, मतलब हम एक्सपोर्ट हमारा थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया कि हम एक्सपोर्ट में थोड़ा आगे बढ़ गए। तो ये होता है रुपीज़ डिप्रिसिएशन में। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट में हम जनरली आईटी एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हमारा इसमें डेफिसिट नहीं है, बाकी सब गुड्स एंड सर्विसेज में डेफिसिट्स है। हम क्या करते हैं, इंपोर्ट हमारा क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, अभी पता है इंपोर्ट इज़ ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, इसे ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो हमारा इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर रुपीज़ डेप्रिसिएट करेगा तो एक्सपोर्ट तो चीप होगा लेकिन इंपोर्ट बढ़ जाएगा। इंपोर्ट इसलिए बढ़ जाएगा कि पहले $1
जैसे $1 का सामान हम खरीदते थे तो हमें अपने करेंसी के हिसाब से 70 रुपये लगता था, लेकिन अब अगर रुपीज़ डिप्रिसिएट हो गया तो अब $1 का 75 लगेगा, मतलब वही सामान के लिए हम 5 रुपये अब ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो जो इंपोर्ट करेंगे वो महंगा हो जाएगा। और इंपोर्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इंपोर्ट करते हैं, जैसे एविएशन में जितने भी फ्यूल होते हैं, ऑयल एंड ATF, दैट इज एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये सब हम 80% इंपोर्ट कर रहे हैं। और आप जहाँ भी ऑयल इंपोर्ट का बात हो गया, ऑयल मतलब ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगे सब ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरे जगह। मतलब अगर ऑयल का प्राइस ऊपर बढ़ा तो हर गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस ऊपर बढ़ जाएगा। सो ऑयल काफ़ी की एलिमेंट है। तो रुपीज़ डिप्रिसिएशन का ये एक हमारा ड्रॉबैक है। एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही, लेकिन इंपोर्ट काफ़ी बैडली इम्पैक्ट होगा। जैसे ऑयल डिपेंडेंट सेक्टर, हम नहीं, ऑयल डिपेंडेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। जो लोग ऑयल डिपेंडेंट सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, आपका सप्लाई चेन सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी जो रॉ मटेरियल होता है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। रॉ मटेरियल आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मैन्युफैक्चर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और जैसे हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताया था मैंने, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। सो जो हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, तो वो अगर हमारा बढ़ा तो उससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया तो हमको तो प्रॉफिट कमाना है, प्राइवेट एंटिटी प्रॉफिट कमाएगा, तो वो क्या करेगा, अपने प्राइस को पहले जो 100 रुपये में बेचता था, अब मैन्युफैक्चरिंग पहले 80 रुपये में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता था तो 100 रुपये में सामान बेच देता था। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 100 रुपये में आ रहा, तो अब 120 रुपये में सामान को बेचेगा। सो 120 में बेचेगा तो, और अब मान के चलिए मार्केट में दूसरे कंट्री, सपोज चाइना में सेम सामान 100 रुपये में बिक रहा है, और अगर सेम सामान 100 रुपये में बिक रहा है और हम 120 में बेचेंगे तो क्यों खरीदेगा हमसे? तो इसका मतलब है हम लोग लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे इस मामले में। और दूसरा बात, जब ऑयल का प्राइसेस बढ़ेगा तो मैंने बताया हर गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस बढ़ेगा। दैट मीन्स जहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा, जैसे ये ट्रेंड है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा, मतलब प्राइसेस भी बढ़ गया। और प्राइस, जनरल प्राइसेस बढ़ना मतलब दैट इज ओनली कॉल्ड इन्फ्लेशन। सो आप देख रहे हैं रुपीज़ वैल्यू डेप्रिसिएशन से केवल हमारा एक्सपोर्ट एक चीप हो रहा है, लेकिन बाकी बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है इंपोर्ट पे और इन्फ्लेशन पे। तो ये एक आप चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत, जो अभी हम चल रहा है कि हम लोग सेल्फ रिलायंट बने, कि स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो ये हमारा मिशन है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें इंडिया में ही, एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम करें, दैट इज आत्मनिर्भर भारत। अब देखते हैं ट्रेड डिफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट का रिलेशन क्या है। ट्रेड डेफिसिट मतलब इंपोर्ट ज़्यादा होगा। एक रिलेशन यहाँ देखे थे हम लोगों ने, ट्रेड डेफिसिट मतलब रुपीज़ वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये रिलेशन यहाँ यूज़ करेंगे। ट्रेड डिफिसिट बढ़ेगा मतलब रुपीज़ वैल्यू डिक्रीज करेगा, रुपीज़ वैल्यू डिक्रीज होगा मतलब इंपोर्ट कॉस्टली होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि रुपीज़ वैल्यू डिप्रिसिएट कर रहा तो हमारा इंपोर्ट सबका कॉस्टली हो जा रहा। तो अब इंपोर्ट कॉस्टली हो गया, इसका मतलब है जो एसेंशियल इंपोर्ट है वो भी कॉस्टली हो जाएगा, ऑयल, फूड, जिसके कारण से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन तक लास्ट एग्जाम्पल में ही समझा था। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इंडिया में पॉवर्टी है, सो हमें गवर्नमेंट को अब इसे हैंडल करना होगा। अब फूड का प्राइसेस मान के चलिए ऑयल का प्राइसेस से बढ़ गया और लोकल जनता अगर इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो इसका अब काम क्या होगा, गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ बढ़ाना पड़ जाएगा, कि जैसा भी सिलेंडर पे सब्सिडीज़ मिलता है, फूड पे सब्सिडीज़ देना पड़ जाएगा कि उन लोग अफोर्ड कर पाए। और सब्सिडीज़ बढ़ेगा और उससे क्या होगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में गैप आएगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गैप है, इसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या होगा, लोन लेना पड़ेगा। और जब गवर्नमेंट लोन लेगा तो उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट डेफिसिट बढ़ेगा। डेफिसिट जनरली होता है लाइबिलिटी, कि आपको लाइबिलिटी पे करना है, आपको लोन पे करना है, तो ऐसा गवर्नमेंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशन हो गया ट्रेड डेफिसिट और गवर्नमेंट डेफिसिट पे। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं तीन, आप इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी आप देखे होंगे, आपने सुना होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मेजो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सपोज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ये जनरली जो डिसीजन होता है, जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होता है, वो इंडिविजुअल लेवल और कोई फॉर्म लेवल पे डिपेंड करता है। स्मॉल लेवल जैसे इंडिविजुअल डिसाइड करेगा डिमांड एंड सप्लाई, इंडिविजुअल डिसाइड करेगा अपना बिहेवियर कि हमको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, फॉर्म डिसाइड करेगा कि कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, कहाँ बेचना है, ये सब इंडिविजुअल और फॉर्म का डिसीजन है। ये सब डिसीजन माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं मैक्रो के तरफ। इसके बीच में मेजो होता है, मैं बताऊंगा। मैक्रो में क्या होता है कि
कंप्लीट नेशन वाइज को देखते हैं, पूरा नेशनल इकोनॉमी हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें हम लोग चेक करते हैं क्या इन्फ्लेशन चल रहा है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कितना चल रहा है, हम कितने पॉवर्टी है हमारा देश में, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। ये सब बड़े बड़े मेजर्स का डिसीजन जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये बहुत हायर स्केल होता है, और इसके बीच में होता है मेजो इकोनॉमिक्स, जो कि इन दोनों के बीच में लिंक इस्टेब्लिश करता है, माइक्रो और मैक्रो के बीच में लिंक इस्टेब्लिश करता है मेजो इकोनॉमिक्स। इसमें जनरली क्या होता है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट फॉर्म्स होंगे। सपोज एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जैसे सर्विस इंडस्ट्री मान लीजिए, सर्विस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे फॉर्म्स होंगे, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4। ये चारों फॉर्म या बहुत सारे फॉर्म आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, इसका डिसीजन लेना या इसके मैटर में कंसर्न, ये मेजो इकोनॉमिक्स का एलिमेंट है। डिफरेंट रिलीजियस इंटिटीज़ है, ठीक है, मान के चलिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, हमारा कोलकाता है, ये डिफरेंट इकोनॉमिक यूनिट्स है। इसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कैसे चल रहा है, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, कौन कौन सा इंटिटी कैसे ट्रांजेक्ट कर रहा है, कौन सस्ता है कौन महंगा है, ये सब का इंटर रिलेशन भी हम मेजो इकोनॉमिक्स में आता है। और थर्ड सबसे ज़्यादा मेजो इकोनॉमिक्स में आता है, जैसे कोई इकोनॉमिक हब है, इकोनॉमिक हब जैसे सिलिकॉन वैली है, आप देखें यूएसए में सिलिकॉन वैली, जैसे इंडिया में हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाते हैं, सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम लोग क्या ट्रैक करते हैं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वहाँ का इंफ्रा कैसा है, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसका रेट क्या चल रहा है, उससे कितना हमें बेनिफिट हो रहा है, वो नेशन को कैसे उसे नेशन कैसे कंट्रीब्यूट नेशनल इकोनॉमी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सब चीज़ सब मेजो इकोनॉमिक का पार्ट है। तो एक तरह से मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, जैसे ये हो गया इंडिविजुअल या फर्म हो गया, सपोज ये इंडिविजुअल या फर्म, ठीक है। अब एक बड़ा यूनिट हो गया, बड़ा यूनिट में बहुत सारे इंडिविजुअल और फर्म आएंगे, आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसमें कहीं कहीं इकोनॉमिक जोन आ जाएगा कि सपोज ये 2 इकोनॉमिक जोन हो गया, इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा फर्म का। ये सब डिसीजन मेसो इकोनॉमिक्स का, ये हमारा माइक्रो हो गया, ये सब हमारा मेसो इकोनॉमिक हो गया, ये सब मेसो हो गया, मेसो का यूनिट हो गया। और ये पूरे को एक साथ अगर हम लोग देख ले एज अ नेशनल लेवल, तो ये हमारा कंट्री का इकोनॉमिक हो गया, कंट्री इकोनॉमी। अगर इसे हम एक एनालॉजी देते हैं, एक एनालॉजी से समझते हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम समझते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में तीनों को समझेंगे हम लोग, माइक्रो समझेंगे, मेजो समझेंगे और मैक्रो समझेंगे। इसको आप माइक्रो क्या है कि एक इंडिविजुअल प्लांट, एक सिंपल जो प्लांट है वो कैसे सनलाइट ले रहा है, न्यूट्रिशन के लिए कैसे कॉम्पीट कर रहा है, तो ये पार्ट हो गया माइक्रो का। मेजो इकोनॉमिक्स बताएंगे कि जो 2-3 प्लांट्स आपस में एक पर्टिकुलर पैच ऑफ एरिया में बहुत सारे प्लांट्स होंगे, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये मेजो का पार्ट है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर फॉरेस्ट इकोनॉमी में, अगर फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स के एनालॉजी में देखेंगे तो ये कंप्लीटली देखेंगे टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, टोटल फॉरेस्ट कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, कितना डाइवर्सिटी है, कितना रेनफॉल हो रहा है, ये सब पार्ट माइक्रो का हो गया। तो आप अब दोनों एनालॉजी समझ लिए होंगे, मेजो इकोनॉमिक्स, माइक्रो, मेजो और मैक्रो का मैं एनालॉजी लेके भी समझा दिया और कंट्री वाइज भी समझा दिया, तो इसमें आपको अब कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब डायरेक्टली अब आते हैं नोट्स पे, आप ये समझ में आएगा कि छोटा यूनिट माइक्रो, मेजो और मेजो, अब मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो मेजो को, वो माइक्रो को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज़ कंट्री लेवल, तो कंट्री लेवल जो फिजिकल पॉलिसीज़ होता है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ है, तो वो क्या किया, कुछ इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ाने या अपना ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिया। जो टैक्सेस बढ़ा दिया तो अब सपोज 100 रुपये कोई इंडिविजुअल कमाता था, पहले 10 रुपये टैक्स देता था, और 10 रुपये टैक्स देने के बाद उसके पास 90 रुपये जो बचता था, 90 मान के चले 80 रुपये अपना नॉर्मल नेसेसिटी में खर्चा करता था, तो 10 रुपया उसके पास कंजम्पशन के लिए बचता था, ठीक है। अब 10 में उसको 20 टैक्स देना है और 20 में उसको 80 बचा, और पक्का है 80 तो नेसेसिटी ही है, मतलब उसके पास अब 0 रुपये बच गया, कंजम्पशन के लिए, एक्स्ट्रा कंजम्पशन के लिए पैसा ही नहीं बचा। मतलब टैक्स रेट बढ़ने से आप देख रहे हैं इंडिविजुअल कंजम्पशन घट रहा है, तो इंडिविजुअल कंजम्पशन घटेगा तो कंपनी भी चाहेगा कि अब डिमांड घट रहा है तो प्रोडक्शन भी कम करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा
तो पक्का है कि पहले प्रोडक्शन मान के चलिए 100 यूनिट था, तो 100 यूनिट के लिए 20 लेबर लगते थे, अब 50 यूनिट हो गया, तो 50 के लिए केवल 10 लेबर लगेंगे, तो यहाँ से जॉब्स भी लॉसेस होगा। इसका मतलब है एक मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन एक माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल और फर्म को इम्पैक्ट कर गया। सो ये रिलेशन है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ये एक डेटा है, ये एक डेटा आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस तक हमारा ग्रोथ रेट लगभग, ये डेटा थोड़ा सा आप रीचेक कर लीजिएगा, लगभग 4% ऑन एन एवरेज चल रहा था हमारा, कि 4% के लगभग हम लोग चल रहे थे, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं, कि एवरेज जो हमारा 1950 से हमारा 1980s तक था, हमारा जो ग्रोथ रेट था वो लगभग 4 के अराउंड था, 4% का ग्रोथ रेट, अभी तो हम 6 के करीब है। तो ये इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। सो अब देखते हैं जो क्राइसिस सिचुएशन कभी कभी आता है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है वो इनफॉर्मल सेक्टर होता है। इनफॉर्मल सेक्टर वैसे सेक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं होते। मतलब गवर्नमेंट रेगुलेटेड वो सेक्टर होता है जहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे के रखते हैं कि आप अगर जॉब किसी को जॉब दे रहे हैं तो आप जॉब से ऐसे ही नहीं निकाल सकते, आप उसको पीएफ देंगे, आप उसको पेंशन का स्कीम देंगे, आप उसका मेडिकल सिक्योरिटी देंगे। तो ये सब गवर्नमेंट जो रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज होता है, जो कंपनीज होता है, ये सब फॉलो करना होता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में आप इजीली ले ऑफ हो जाता है, आप इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं जो होटल्स वगैरह में काम होता है, या जो गिग इकोनॉमी वगैरह हुआ, ये इनफॉर्मल सेक्टर्स वगैरह है। तो इसमें क्या होता है, ले ऑफ काफ़ी हाई रेट पे होता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए कोविड का सिचुएशन। कोविड में क्या हुआ कि जितने भी जैसे प्रोडक्शन कम हुआ, जितने भी इंडियंस जो थे जो इनफॉर्मल सेक्टर थे, वो डायरेक्टली उन्हें निकाल दिया गया था कंपनी से। अब माइग्रेशन का भी इशू देखे थे, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं हुआ था, कितने लोग रास्ते में ही उनका डेथ हो गया। बहुत ही बेकार सिचुएशन था वो गवर्नमेंट का भी एक तरह से कमी था, उसे बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट टर्म आता है इंक्लूसिव ग्रोथ। दैट मीन्स एवरी वन बेनिफिटेड फ्रॉम ग्रोथ। ऐसा नहीं कि आप जीडीपी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो 122 या 125 नंबर पे चल रहा है टोटल कंट्रीज में, तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है कि केवल 1% ऑफ या केवल टॉप पीपुल के पास ही जो ग्रोथ का मनी है वो जा रहा है। सो ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, तो हमें चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ। सो इंक्लूसिव ग्रोथ कब होगा, जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी बढ़ेगा। अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ पैटर्न से चलते हैं तो इसका मतलब है हमारा जॉब इंक्रीज होगा, क्योंकि ग्रोथ जब बढ़ रहा है वो पेनिट्रेट होगा सब पर्टिकुलर हर इंडिविजुअल पे, मतलब हमारा जॉब्स बढ़ेगा। जॉब बढ़ेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस पे करेंगे, ज़्यादा टैक्स पे होगा मतलब हमारा जो कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन है वो स्टेबल होगा, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा होगा फंडिंग के लिए। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर भी है ना, उनका भी अप्रोच पॉजिटिव होगा कि मार्केट को देख के कि मार्केट अच्छा चल रहा है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। तो ये अगर इकोनॉमिक ग्रोथ पेनिट्रेट कर रहा है एज अ इंक्लूसिव ग्रोथ, ये एक पॉजिटिव मूव है पर्टिकुलर कंट्री के लिए। लेकिन अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का, तब क्या होगा, हमें जॉब नहीं मिलेगा। जैसे एआई है, एआई के ज़माने में जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे लेकिन चांसेस है जॉब लॉसेस बहुत हो, तो वहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ का चांसेस बहुत कम है। केवल स्किल्ड लेबर या स्किल्ड वर्कर ही वहाँ पर थोड़ा बहुत जॉब ले पाएंगे। अब नाउ तो अब स्किल का भी स्टैंडर्ड धीरे धीरे हाई होते जा रहा है। गवर्नमेंट स्कीम नॉट बेनिफिटेड पुअर। सेकेंड है कि क्या रीज़न है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं हो पाए। सेकेंड रीज़न है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो हमारा जो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस है वो टैक्सेस तो ज़्यादा पे हो रहा है। अब टैक्स से गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लाएगा, अब स्कीम्स को इम्प्लीमेंटेशन कराना हमारा ब्यूरोक्रेट्स का काम है। अब ब्यूरोक्रेट्स और नेता लोग क्या करते हैं कि लोअर लेवल पे करप्शन कर लेते हैं। अब करप्शन कर लिए मतलब जो पैसा पहुंचने वाला था नीचे वो पहुंचा ही नहीं। एक सर्वे के अनुसार जो 5 रुपया ऊपर से चलता है वो नीचे केवल 1 रुपया ही पहुंचता है। तो सोचिए 80% तो करप्शन में चला गया, तो कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। जब 80 करोड़ और हमारा पॉपुलेशन अभी भी फ्री फूड पे डिपेंडेंट है, तो सोचिए इंडिया अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गया तो क्या फ़ायदा होगा। केवल कुछ चंक ऑफ पीपुल, केवल 1 to 10% ऑफ द पीपुल को ही फायदा हो रहा है, बाकी लोग तो गरीबी रेखा से नीचे ही हैं। मे बी आप पॉवर्टी का डेफिनेशन चेंज करके उसको ऊपर लेके आ जाइए, लेकिन देखा जाए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो कम है। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है। स्किल्स आप डेवलप नहीं करा पा रहे हैं, आप फोकस कर रहे हैं फ्री बीज पे, आप फोकस कर रहे हैं कि आप बैठे रहो हम फ्री में सब चीज़ दे रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। अभी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, बट इसे और एक्सेलरेट करने का ज़रूरत है इंक्लूसिवनेस के लिए। चलिए अब जितना हम लोग किए हैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। गवर्नमेंट डेफिसिट,
इसका मतलब है गवर्नमेंट लोन लिया, गवर्नमेंट के पास लोन लाइबिलिटीज़ है। मैक्रो, माइक्रो, मेसो इजीली समझ चुके हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी देख लिए हम लोग। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, दैट इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज लेस देन 3.5, मतलब 4 के अराउंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो कि 1980s तक हमारा था। अभी तो हम लोग काफ़ी 6 के आगे पहुंच गए हैं। इनफॉर्मल सेक्टर देखे, विच इज़ नॉट एडिक्वेटली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, तो ये सब देख चुके हैं। इसके बाद का जो पोर्शन है, जो आपका गिग इकोनॉमी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सब बाकी सब ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ये लेक्चर काफ़ी ही बड़ा हो चुका है। सो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर का लेक्चर 2 था, और लगभग मुझे 3 लेक्चर और लगेगा, 5 लेक्चर ऑलमोस्ट होगा इंट्रोडक्शन का। उसके बाद डायरेक्टली जो फर्स्ट मेन टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें एक्सटेंसिवली नोट्स के साथ मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। और ये जितना भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ये मेंस आंसर राइटिंग और साथ में ये प्रीलिम्स में भी मदद करेगा आपको, और साथ में इंटरव्यू में भी मदद करेगा, क्योंकि एक ब्रेन मैपिंग हो रहा है। आपने देखा कि कैसे इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद कैसे कमिटी सेटअप हो रहा है, उस समय एग्रीकल्चर पे कैसे हमारा फोकस था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, देन हम इंडस्ट्री पे फोकस किए, देन इंडस्ट्री के फोकस के बाद फिर इंडस्ट्री पे था, लेकिन यहाँ पर हम लोग सस्टेनेबल ग्रोथ और हम लोग एंट्री बैरियर क्रिएट किए, हम लोग सेल्फ रिलायंट हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ना करें। फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह आगे देखेंगे नेक्स्ट में। तो आज के लिए यहीं हम लोग क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग यूपीएससी 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जिनके माइंड में 2025 भी है, उनके लिए एक बिगिनर एज वेल एज इनके लिए एक रिवीजन क्लासेस भी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो रीच होगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।